Okay, so CLAT 2021 paper, discussion of logical reasoning section, and we are on second passage. The first line of the passage, when reads about one of the most important challenges for Indian diplomacy in the subcontinent is to persuade its own neighbors that India is an opportunity, not a threat. ऐसे passages first line में ही समझा देते हैं आपको कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. So they are actually talking not about something other than the neighbors, but yes, कि neighbors के सामने हमारी कौन सी image बन रही है. It's not of a threat but of an opportunity. What happened? कोई और पढ़ लिया आपने? सेकेंड पैसेज है ना. एंड अगर आप इसके इंग्लिश पैसेजेस कर रहे हो तो आई मस्ट से एक बार आप नीचे देखकर भी आया करो कि पूरा पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, पर क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस हैं, छोटे छोटे पैसेजेस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. कल हम लोग फिफ्थ पैसेज देखेंगे इसका डायरेक्टली, क्योंकि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी हो चुके हैं और उसको आप लोग लेंथ देख के बता सकते हो कि उसमें सॉर्टेड रीडिंग करने की जरूरत पड़ेगी. तो उसमें क्वेश्चन देखेंगे. इसका तो मुझे लगता है लेंथ इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है नहीं. हाँ, छोटा ही है. ये सिर्फ फॉन्ट साइज में बड़ा लग रहा है शायद, इसलिए आपको बड़ा लग रहा हो. चेक करते हैं. One of the most important challenges for Indian diplomacy in the subcontinent is to persuade its neighbors that India is not an opportunity, is an opportunity but not a threat. First line पे साफ समझ में आ जाता है. और पढ़ते हैं तो far from the feeling in any way besieged by India, they should be able to see it as an offering access to a market and not to a dynamic growing economy, which would provide their own economies with far greater opportunities than more distant partners. ठीक है. तो इंडिया उनके लिए एक बहुत बढ़िया मार्केट प्लेस बन सकता है. याद रखना, जब तुम रीडिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट मीनिंग्स का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना ओवरऑल का आएगा. ओवरऑल मीनिंग पे पहले फोकस करना. क्या एक चीज समझ में आई कि इसमें इंडिया मार्केट प्लेस उनका बहुत अच्छा बन सकता है, उनको ये देखना चाहिए. अगर वो इंडिया से अच्छा पार्टनरशिप रखेंगे तो इंडिया बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनके साथ लेके आ सकता है. अब आगे देखो, उनके डिस्टेंट पार्टनर से इतना अच्छा मार्केट लेके नहीं आ सकते. This would go beyond economic benefits, as David Maloney argues that economic cooperation represents the easiest sell to various constituencies within the countries of the region. Were this to prove successful, cooperations on more divisive and sensitive issues such as terrorism, separatism, insurgency मतलब illegal जो अंदर घुस जाते हैं, and insurgency के अलावा religious fundamentalism and ethnic strife could be attempted with greater chances of सक्सेस. तो आप इतने सारे इश्यूज को एक साथ रिजॉल्व कर सकते हो अगर आपने इंडिया के साथ टाई अप अच्छा बनाया. समझ में आया क्या? क्या अगर हमारा इकोनॉमिक, ये डेविड मेलोने नाम से कोई थिंकर होंगे, कोई राइटर हो सकते हैं, जो क्या कह रहे हैं कि अगर आप इकोनॉमिक कॉपरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो, इजिएस्ट सेल टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद इन द कंट्रीज ऑफ द रीजन. रीजन मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप इजिएस्ट सेल को भी देखते हो तो भी अच्छा है. और दूसरा, अगर हम ये प्रूव करना चाहें व्हाट दिस टू प्रूव सक्सेसफुल कोऑपरेशन, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो क्या होगा? कोऑपरेशन ऑन मोर डिविजन सेंसिटिव इश्यूज सच एज दिस could be attempted with greater chances of success. तो एक बार हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलप हो गया तो हम सोशल पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं. आगे समझ में आया? विंड्स ऑफ चेंज आर ब्लोइंग इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में आता है इंडिया या नहीं? साउथ एशिया में आता है. तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, ये जो अखंड भारत वाला बोलते हैं अपन कॉन्सेप्ट, पूरा साउथ एशिया का पार्ट है. नीचे दे रहा है, there is a definite consolidation of democracy in all the countries of the region, every one of which has held elections within the last 3 years. तो एक डेफिनेट कंसोलिडेशन मतलब एसोसिएशन हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं सब डेमोक्रेसी वाले. बताओ ये पैसेज नया है या पुराना? अगर ये नया होता तो लास्ट 3 इयर्स में हमारे नेबर्स में इलेक्शन हुए. लास्ट 3 इयर्स में हमारे नेबर्स कौन कौन है पता है ना? म्यांमार और अफगानिस्तान की हालत पता है ना? श्रीलंका की हालत पता है ना? डेमोक्रेसी की बैंड बजी हुई है. और यहाँ पे लिख रहा है डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन हो रहा है इंडिया के आसपास. समझो ये पैसेज थोड़ा पुराना है, ये हो सकता है 2015-16 के पहले की बात हो. तब 3 साल तक तो इलेक्शंस हो रहे थे. म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका, इन सबकी हालत एक साथ ही बिगड़ी ऑलमोस्ट. सबसे पहले म्यांमार की बिगड़ी, फिर अफगानिस्तान की बिगड़ी और फिर श्रीलंका की बिगड़ी. क्या चल रहा है श्रीलंका में? अभी क्राइसिस चल रहा है और परमानेंट पीएम और प्रेसिडेंट का कुछ भरोसा ही नहीं है. बहुत ही टेम्पररी पॉलिटिक्स चल रही है. यू कैन से परमानेंट तब चलती है जब डेमोक्रेटिक तरीके से वो चुने जाए. कुछ भी चल रहा है अभी.
मिलिट्री पावर चल रहा है कहीं पे तालिबान रूल चल रहा है, तो कैसे नेबर्स है हमारे आसपास? डेमोक्रेसी वाले, अनडेमोक्रेटिक वाले। आगे देखो, देयर इज अ डेफिनेट कंसोलिडेशन, तक तो समझ में आ गया। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आने वाला कि प्रेजेंट टाइम्स के हिसाब से पुराना या नहीं, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड रखो आप, जीके आपका। Some of the neighbors have made significant strides in surmounting internal conflicts and others in the process of doing so. कुछ कुछ neighbors में क्या हुआ है, significant strides हुए हैं surmounting internal conflict, किसी किसी neighbor में internal conflict हुए हैं, and others उसके process में है। मतलब समझ रहे, ये उस समय की बात हो रही है जब वो start होने वाला था। If India has to fulfill its potential in the world, तो क्या करना पड़ेगा? We have no choice but to live in peace with our neighbors in mutual security, harmony and cooperation. अगर हमको वर्ल्ड में प्रूव करना है अपना स्थान, तो इंडिया को सबके साथ चलना पड़ेगा। किसने बोला था ये? हाँ, नेहरू ने बोला था, किसी और ने बोला था? क्या किसी ने नहीं बोला था? जस्ट एज नेहरू लेफ्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इमॉर्टल, अब आ रहा है नेहरू। तो जैसे नेहरू, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम से एक राइटर है, उसकी इमॉर्टल मतलब एक अमर लाइन छोड़ गया है अपने टेबल पे जब वो मरा था। क्या बोल रहा था? माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ऑन हिज बेड साइड टेबल व्हेन ही डाइड। जब वो मरा उसकी जस्ट बेड साइड टेबल पे ही रखा हुआ था, माइल्स टू गो बिफोर आई डाई। इसका मतलब वो इंडिया को भी ऐसी डायरेक्शन ले जा रहा था जिसमें अभी बहुत काम करना बाकी है, राइट। शास्त्री kept some lines of the founder of the Sikh faith, गुरु नानक की उन्होंने कुछ लाइंस लगा रखी थी यहाँ पे ऑन हिज डेस्क पे। When translated to English, they read, "O Nanak, be tiny like the grass, for other plants will wither away, but grass will remain evergreen." भले ही तुम मेरे साथ ग्रास की तरह रहना, पर हमेशा बने रहना। बेसिकली वो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं कि अगर आपका ग्रेस बना रहा, आपका आशीर्वाद बना रहा, तो सब कुछ सही रहेगा। भले ही तुम छोटे से साइंस पे रहना, पर रहना मेरे साथ, क्योंकि बाकी सब विदर अवे हो जाएंगे पर तुम नहीं जाओगे, तुम परमानेंट होगे। तुम मतलब एक तरह से हैप्पीनेस, राइट, प्रॉस्पेरिटी इन द नेशन, इन दैट सेंस। लाल बहादुर शास्त्री का है ना ये। हाँ, शास्त्री मतलब कौन? लाल बहादुर शास्त्री, द मोस्ट हम्बल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। और ताशकंद फाइल्स के नाम से एक मूवी बनी हुई है, देखनी है आपको, राइट। वो उनके मर्डर कॉन्स्पिरेसी के बारे में रिलेटेड है। कुछ लोग कहते हैं कि क्रैश हो गया प्लेन, कुछ लोग कहते हैं ताशकंद में हार्ट अटैक आ गया था। अभी तक मिस्ट्री है कैसे मरे, राइट। आगे देखो, शास्त्री was seen by many Indians of exalted ambition as a tiny man. Exalted ambition क्या होता है? जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे कि पीएम हमारे बहुत शानदार कोट वोट पहने हुए रहेंगे, उस सुप्रीम एम्बिशन को फेल करते हैं कौन? शास्त्री। क्योंकि शास्त्री एकदम कुर्ता पजामा लुंगी पहनने वाले फार्मर किसान हुआ करते थे, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है वो एक टाइनी मैन की तरह देखते थे उनको, एक छोटा सा आदमी की तरह, और वैसे में हाइट में भी कम ही थे, राइट। और आगे लिखा, बट ही हैड द माइंड एंड द हार्ट ऑफ अ जायंट। लेकिन उनका हार्ट और माइंड क्या था? जायंट। अब देखो इंडिया के नेबर से हम कहाँ गए? नेहरू और शास्त्री पे आ गए। His vision of a peaceful coexistence with our neighbors, फिर से नेबर्स पे आ गए। तो अब बात समझ में आई, ओवरऑल घूम फिर के वापस कहाँ आ रहे हैं कि ये दोनों प्राइम मिनिस्टर्स, नेहरू भी और शास्त्री भी, हमेशा से नेबर्स के फेवर में की बात करते थे, ठीक है। थ्रू अडॉप्टिंग द डिमीनर, द मोडेस्टी एंड द फ्रेशनेस ऑफ ग्रास may well be the best way for India to ensure that its dreams remain evergreen in its own backyard. तो शास्त्री के एग्जांपल ये बोल रहे हैं कि हमारे ड्रीम्स भी एवरग्रीन रहेंगे जब हम नेबर्स के साथ हार्मनी में रहेंगे, समझे? ठीक है, ओवरऑल ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर की बात करो, अगर वो नेबर्स को फेवर करने वाला है तो इंडिया की वैल्यू बढ़ेगी और इंडिया सबका एक पेरेंटहुड की तरह काम कर पाएगा, राइट। तो फिर इंडिया की भी लोग मानेंगे। पर अगर इंडिया सबको आंखें दिखाएगा तो इंडिया से लोग लड़ेंगे, तो इंडिया को कोऑपरेट कोई नहीं करेगा, सीधी सी बात है, राइट। आंखें नहीं दिखाएगा इंडिया, अगर सिर्फ लड़ाई की बातें होती रहेगी ना, तो आप वर्ल्ड में अपनी पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे। ये बात सही है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, वो नेबर से लड़ सकता है क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। किस बात का गुरूर है हमको? तो हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ट्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। तुमको पता है ना, अफगानिस्तान के इशू पे, श्रीलंका के इशू पे इंडिया के मुंह से एक जुबान से कुछ निकला नहीं है। हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा ढंग से कर लो प्लीज, राइट। हेल्प कितना किया था? मतलब ज्यादा आप इकोनॉमिक हेल्प भी कर रहे हो, तो ये बताओ कि आपने मिलिट्री के साथ तो उसको सपोर्ट किया नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बनाए रखने के लिए क्या इंडिया ने अपनी मिलिट्री भेजी? नहीं भेजी। अमेरिका होता तो करता, 100% करता। वो तो अनरीजनल मैटर में भी मैट्रिक घुसोड़ दिया, वही ना।
तो इंडिया ने कम से कम बोलना तो चाहिए था ना कि भाई ये गलत हो रहा है। गलत तो बोल सकते हो, कि उसका भी डर है। डर पता है क्या है, कि हमारे बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हमने बना लिए हैं जो नेबर से भी ज्यादा जरूरी है। तो अब हम उनको नाराज करेंगे तो नेबर्स नाराज नहीं होंगे क्या? तो या नेबर्स खुश करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो एक्चुअली हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक ऐसा गुट छेड़ा है कि हम लोग सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। तो ये जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है पैसेज, सिर्फ नेबर्स को साथ पहले रखो, नेबर फर्स्ट अदर्स लेटर। समझ में आया फिलोसॉफी? फिलोसॉफी क्लियर हुआ हो तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 का 111 का आंसर दो। क्या हो सकता है चैलेंज फॉर इंडिया? क्या डेवलप एन इंटिमिडेटिंग सराउंडिंग फॉर इट्स नेबर्स? बहुत ऑब्वियस आंसर है इसमें, देखना आप। टू मैनिफेस्ट इंडिया एज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये चैलेंज है इंडिया के सामने, स्टार्टिंग में बोला तो था। और बताओ, टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टू प्रोपोगेट द प्रैक्टिस ऑफ थ्रेटनिंग नेबर्स, द आंसर शुड बी बी। इसमें एक्चुअली चाहते तो बहुत टफ ऑप्शन दे सकते थे, दिए नहीं, है ना। ये चाहते तो मैनिफेस्ट इंडिया एज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज की जगह एक और लिख सकते थे, टू मेंटेन अ बैलेंस विद द नेबर्स। अब बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाला इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वाला, या बैलेंस बिटवीन नेबर्स वाला? क्योंकि 2/3 ऑफ द पैसेज, है ना, बैलेंस के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर के थ्रू यही बोलना चाहते थे आप। और आपने इकोनॉमिक एडवाइस, इकोनॉमिक नेबर से जो बात स्टार्टिंग करी थी, आपने कहा था ये बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है पॉलिटिकल और सोशल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ट्रू के लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज अ सेकेंडरी पॉइंट एंड द प्राइमरी पॉइंट इज इंटरनेशनल हार्मनी, स्पेशली द नेबर्स। आया समझ? तो ये क्वेश्चन टफ बना सकते थे, बनाया नहीं इन्होंने। नेक्स्ट देखो प्लीज, ये रियल पेपर है, रियल पेपर, है ना। तो पेपर्स रियल वाले जो है ना, वो जानबूझ के हम लोग आपको बहुत बार डराते रहते हैं कि देखो टफ आएगा, टफ आएगा। ठीक है, रियल पेपर बहुत बार उससे तो इजी होते हैं जो मॉक्स करते हो तुम, क्योंकि मॉक्स में तुम्हारी एबिलिटी हम ज्यादा ग्रिल कर देते हैं। तो पेपर इजी लगने लग गया तो फिर मार्क्स पूरे आते हैं, राइट। प्रेशर भी तो होता है उस दिन, तो उस दिन इजी वाला पेपर भी टफ लग जाता है। आया, वो रियलिटी अलग होती है। तो टेल मी, क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर क्या है? ये किसने बोला था? वी हैव नो चॉइस बट टू लिव इन पीस विद आवर नेबर्स, किसने बोला था? नेहरू ने या शास्त्री ने? शास्त्री ने तो ग्रीन वाला बात बोली थी, अगर टाइनी भी रहोगे तो ग्रीन मेरे साथ रहना, नानक जी। हाँ, किसी, अच्छा ये उसके ऊपर लिखा हुआ था, नेहरू के ऊपर। और नेहरू की लाइन क्या थी? सॉरी, हाँ, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट। बाय द वे ये वाली लाइन तो किसी ने नहीं बोली थी, लेकिन चलो बताओ इस कॉन्टेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द, ये है क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, कौन सा ओपिनियन इस ऑथर को स्ट्रेंथन करता है? बताओ आंसर। पीस एंड प्रोस्पेरिटी कैन नॉट वर्क इन कॉन्सोनेंस, हटाओ इसको। पीस एंड प्रोस्पेरिटी कैन वर्क इन कॉन्सोनेंस, है ना। नेक्स्ट प्लीज, इंडिया शुड assert its might over, no 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 no, peaceful coexistence yes with neighbors is the key to India's stellar growth. Stellar growth, you can say the high growth, the giant growth, in fact एक वर्ड लिख लो आप, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सुना है क्या? अब एक्सपोनेंशियल भी बहुत सडन होती है, और स्टेलर मतलब बहुत बड़ा, स्पेस जितना बड़ा ग्रोथ। आपने नाम सुना हो तो इंटरस्टेलर नाम की एक मूवी है जिसको नोबेल प्राइज वगैरह मिले हुए हैं, है ना। क्या होता है इंटरस्टेलर, क्या होता है? स्पेस के बीच में बहुत सारे कनेक्शन, स्टेलर इज स्पेस। अब बताओ मुझे, स्टेलर ग्रोथ इज बिग ग्रोथ, ठीक है, और उसके लिए आपको पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहिए, बात तो सही है। एंड द लास्ट, अच्छा सर स्टेलर का मान लो अपने को मीनिंग ना पता हो और इसका मीनिंग एक्चुअली होता हो नेगेटिव, तो बैठेगा क्या आंसर? इसलिए वोकैबुलरी जरूरी है। क्या पता स्टेलर का मतलब डिक्लाइनिंग होता, अब डिक्लाइनिंग ग्रोथ के लिए कोएग्जिस्टेंस चाहिए, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं अपन। इसलिए स्टेलर का थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो कॉन्फिडेंटली टिक कर पाओगे कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस तो है जो है, ग्रोथ भी पॉजिटिव है, तो कनेक्ट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट प्लीज, इंडिया कैन ऑफर myriad reasons for its neighbors by working in seclusion. What is seclusion? India can offer myriad opportunities for its neighbors. Now tell me, India बहुत सारे opportunities ऑफर कर सकता है, ऐसा नहीं था वैसे, वो सब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में देख सकते हैं, पर कोई बात नहीं, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात हो रही है। अगर सक्लूजन का मतलब हार्मनी होता तो ये भी बैठ सकता था, पर वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है कि सक्लूजन मतलब हार्मनी नहीं होता। क्या होता है? आइसोलेशन। सेक्लूजन इज इंसुलैरिटी, सबसे अलग थलग पड़ा रखना, दैट इज आइसोलेशन, राइट।
तो मुझे नहीं लगता ये नेगेटिव वर्ड अपने को काम लेना चाहिए। जो बेस्ट वर्ड अपने को काम मिल रहा है वो कौन सा है? सी। 113 which of the following is the central theme of the above passage? The objective of attaining peaceful coexistence and cooperation with the neighbors. सेंट्रल थीम पूछी ना आपसे, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस एंड कोऑपरेशन है हमारी सेंट्रल थीम, या डोमिनेंस ऑफ इंडिया एज इट्स नेबर्स ऑन इट्स नेबर? हड़ा। इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल पावर? बिल्कुल नहीं। एज अ रीजनल पावर भी बन जाए बहुत है। एंड वन मोर इज प्रायोरिटाइजिंग द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में बात हुई थी, पर ज्यादा अच्छा आंसर है ए ऑप्शन। यस और नो? आ जाओ नेक्स्ट। Which of the following is correct expression of author's opinion? Come on. India should strive for greater economic integration which should be politically and administratively feasible. हमको ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाना चाहिए जो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल हो। ये ऑथर के ओपिनियन में आता तो है। और देखते हैं, इंडिया कैन सी बॉर्डर्स एज बैरियर्स? नॉट एट ऑल। ये पढ़ते ही गलत है ये तो। इंडिया स्टेलर इकोनॉमिक ग्रोथ इज थ्वार्टिंग हर ओन अपॉर्चुनिटी। थ्वार्टिंग मतलब हाँ बेसिकली रेजिस्टिंग। रेजिस्टिंग नेगेटिव ही है, बिल्कुल गलत है। इट इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट टू बी जनरस टू, हटाओ इसको। जब थीम तुमको पता है तो तीन तो गलत है और आंसर है ए। सही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 115 कम ऑन। कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज? कौन सा इन्फर कर सकते हो? देयर इज नो नेक्सस बिटवीन कोऑपरेटिव एग्जिस्टेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। नेक्सस का मतलब रिलेशन, बेसिकली अ ग्रुप। नेक्सस इज अ ग्रुप और एसोसिएशन यू कैन से। क्या कोई एसोसिएशन नहीं है इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ का? बहुत है। तो ये बताओ, ये इन्फर करने के लिए तो नॉट इन्फर वाले में आएगा। Which all of the following cannot be inferred में आ सकता है ये ऑप्शन, राइट? तो बताओ ये फॉल्स है क्या? नेक्स्ट, unless India's region becomes more self-centered, India is unlikely to develop into more than a regional power. What is the right answer? Unless मतलब समझिए, जब तक नहीं या जब तक ऐसा ना हो, क्या ना हो, India's region becomes more self-centered, है ना? India is unlikely to develop into more than a regional power. बात सही है गलत है? जब तक इंडिया सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा तब तक वो ग्लोबल पावर नहीं बनेगा। रे सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, सेल्फ लेस होना है। ज्यादा है कुछ गलत कह रहा है ये। टेल मी, इंडिया कैन ओनली बिकम अ ग्रेट पावर इफ इट वर्क्स इन आइसोलेशन टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। अगर वो अकेला काम करता रहे फॉर डिजायर्ड गोल्स, ना आइसोलेशन गलत है, हार्मनी चाहिए। तो इंडिया कैन नॉट एस्पायर टू बी ग्रेट पावर विदाउट द कॉपरेशन ऑफ नेबर्स। आ गया आंसर। कितने सही हुए? 5 में से। एनालिसिस कैसे होगा? तुमने कुछ टिक किया? कहाँ किया? वही तो गलत है ना। तुम एक नोटबुक में 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। अपनी एनालिसिस अपने साथ रखो, मजा नहीं आएगा। Even if you people who are watching this video have not gone for the right answers before reading this passage and by myself, next time 5 आंसर्स खुद से तैयार रखो, फिर एनालिसिस करो, मजा आता है कि स्कोर क्या आ रहा है।